बिफोर द डिजिटल मार्केटिंग काफी ट्रेडिशनल मार्केटिंग होता था जिसमें कस्टमर को या क्लाइंट को यहाँ तक लेके आना, लीड जनरेशन करना या फिर उसको टैकल करना, काफी सारी डिफिकल्टीज थी उसमें। मैंने काफी अच्छे जगह पे मार्केटिंग की हुई है लीड जनरेशन के लिए, जैसे कि आपने बोला 99 एक्टर हो गया, booking.com हो गया। आजकल और काफी सारे वेब आ रहे हैं जिसमें आजकल मार्केटिंग हो रही है, लीड जनरेशन का हो रहा है। काफी सारे पैसे हम लोग डाल देते हैं उसमें, लेकिन लीड उस तरह से उस क्वालिटी की हमें मिलती नहीं है। तो मैं चाहता हूँ अदर देन दैट कि हम लोग डिजिटल मार्केटिंग भी करें। हाय एवरीवन, आप सबका वेलकम करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉडकास्ट में। और हमारा ये पॉडकास्ट और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि जो हमारा फर्स्ट पॉडकास्ट हुआ है वो आपने देखा कि कितना इंटरेस्टिंग था सारे ऑडियंस के लिए, सारे डिजिटल मार्केटर्स के लिए, सारे रियल एस्टेट कंसल्टेंट्स के लिए और भी जो दूसरे बिजनेस के अंदर है उनके लिए। तो मैं आशा करता हूं कि ये पॉडकास्ट उससे भी इंटरेस्टिंग रहेगा, उससे भी ज्यादा लर्निंग्स आप इससे ग्रैब कर पाओगे। और इस पॉडकास्ट में हम एक ऐसे इंसान को सिलेक्ट करके लेकर आए हैं जिनकी आप बातें ऑब्जर्व करोगे और उनकी कहानी को आप ऑब्जर्व करोगे तो काफी एक ग्राउंड लेवल से उठकर उन्होंने अपने काम को बनाया हुआ है और काफी मैं उनसे कनेक्ट कर पाता हूँ। काफी दूर है वो मेरे से, लेकिन दिल के बहुत करीब है मेरे। और मैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए वेलकम करना चाहूंगा नागपुर से हमारे प्रशांत भैया को। वेलकम है भैया आपका इस पॉडकास्ट में। थैंक यू वेरी मच विवर्स एंड थैंक यू वेरी मच सुमित भाई कि आपने हमें चांस दिया बात करने का, अपने व्यूज सब व्यूवर्स के सामने रखने का। तो उसके लिए बहुत थैंक यू। यस भैया, अगर आपकी स्टोरी यहाँ पर सारे ऑडियंस को हम बता पाए शॉर्ट वे में, क्योंकि हम आपके साथ मिलकर भी एक डीप डिस्कशन करेंगे, ऑडियंस के जो क्वेश्चंस रहेंगे उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो हम ये पॉडकास्ट ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, छोटा करेंगे, बट वो जो आपका शॉर्ट इंट्रोडक्शन लोगों को बता पाए कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो और आप कौन हो। मैं प्रशांत कपिल, बेसिकली आई एम फ्रॉम नागपुर, महाराष्ट्र। आई एम केमिकल इंजीनियर। केमिकल इंजीनियर होते हुए भी कुछ साल तक मैंने जॉब किया हुआ है, मतलब काफी अच्छी लोकेशन पे था मैं। जैसे कि मैं पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स में गवर्नमेंट के जॉब में था, मैंगलोर रिफाइनरी में। उसके बाद मैं वहां से क्विट करके दुबई में था, अराउंड 11 साल मैं दुबई में था। ये मेरा जर्नी ऐसे ही, मतलब विशाखापट्टनम, बैंगलोर, दुबई ऐसे ही चलता गया। और केमिकल इंजीनियर होते हुए भी मुझे कहीं पे तो हिट हो रहा था वो कि नहीं, मैं जॉब को छोड़ के कहीं तो मुझे बिजनेस करना है। और बिजनेस करने का, जैसे मैं अभी फ्लो में आएगा सामने तो मैं वैसे बताऊंगा ही कि बिजनेस करने का पॉइंट मुझे यही था कि मुझे रियल इस्टेट में बिजनेस करना। अब रियल इस्टेट में मुझे बिजनेस करना है तो वो क्यों क्यों मुझे रियल इस्टेट में करना है? मुझे ना, जब मैं दुबई में था तो मुझे काफी तकलीफ हुई थी। मेरे जो प्रॉपर्टीज है यहाँ पे मैनेज करते समय, या फिर मैं काफी लोगों से मिला तो मुझे नॉलेज नहीं था उस चीज का कि मैं कहाँ पे इन्वेस्ट करूँ, कैसे इन्वेस्ट करूँ। और ये फील्ड ना मुझे काफी अंदर से ये हो रही थी, बहुत अच्छी लग रही थी कि मैं इसके बारे में नॉलेज लूँ, इसके बारे में लोगों तक पहुंचाऊं। तो ये सारी चीजें मुझे आई और मैंने वहां से भी, दुबई से भी जॉब क्विट करके रियल एस्टेट में एंट्री ली है। लास्ट 5 साल से मैं, 5 या 6 साल से मैं रियल एस्टेट में। ओके, तो टोटल आपको कितने इयर्स हो गए थे रियल एस्टेट में प्रशांत भैया? टोटल मुझे 6 साल हुए हैं रियल एस्टेट में। 6 साल से मैं रियल एस्टेट में हूँ और काफी अच्छे क्लाइंट, एनआरआई क्लाइंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनको मैं अच्छी सर्विसेज देता हूँ रियल एस्टेट में। मैं वन स्टॉप सॉल्यूशन एनआरआई क्लाइंट को देता हूँ। Whatever is the requirement for the NRIs, we are fulfilling his requirement.
ओके, ग्रेट। सो रियल एस्टेट एक बहुत ही कॉम्पिटिटिव और एक बहुत ही चैलेंजिंग इंडस्ट्री है, क्योंकि मैं खुद काफी चैनल पार्टनर्स के साथ उठता बैठता हूँ और काफी उनकी क्लोज उनकी वर्किंग को देखता हूँ। तो इसमें आप 6 साल पहले से आप काफी फेस आपने देखे होंगे रियल एस्टेट के। डिजिटल मार्केटिंग में आपने क्या चेंजेस देखे हैं या फिर क्या एक इम्पैक्ट देखा है, और जो जब डिजिटल मार्केटिंग नहीं था तब क्या इम्पैक्ट देखा हुआ है? ये तो काफी इंटरेस्टिंग सवाल है, शायद व्यूअर्स को भी ये अच्छा लगेगा। बिफोर द डिजिटल मार्केटिंग काफी ट्रेडिशनल मार्केटिंग होता था, जिसमें कस्टमर को या क्लाइंट को यहाँ तक लेके आना, लीड जनरेशन करना या फिर उसको टैकल करना, काफी सारी डिफिकल्टीज थी उसमें, जो कि आज की डेट में अगर मैं बात करूं कि डिजिटल मार्केटिंग का अपना जो सपोर्ट है वो काफी अच्छा सपोर्ट हो गया है। जैसे अगर मैं मान लूं कि आज मैं मेरे रियल एस्टेट का बिजनेस करता हूँ, तो मैं मेरी खुद की वेबसाइट बनाऊं, वहाँ वेबसाइट बना के मैं लोगों तक रीच होने के लिए मैं उसको आजकल जो चल रहा है एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करूं। उसके बाद पे पर क्लिक जो एडवर्टाइजिंग होती है वो मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग करूं। सोशल मीडिया मार्केटिंग से काफी लीड जनरेशन हो रही है। और जैसे कि वो पुराने जमाने में था, मतलब मैं जब 10 साल पहले देख रहा था, तो उस टाइम जैसे सोशल मीडिया था ही नहीं जैसे आजकल है। मतलब फेसबुक मार्केटिंग हो गया, इंस्टाग्राम मार्केटिंग हो गया, लिंक्डइन हो गया, यूट्यूब हो गया। तो ये सारी चीजें ना काफी पोटेंशियल इम्पैक्ट दे रही है हमारे बिजनेस को, जो लीड जनरेशन हो रहा है ना। तो अलॉन्ग विद दैट हम लोग अभी ईमेल मार्केटिंग भी आ गया है, ईमेल मार्केटिंग करते हैं। उसके बाद अभी नया कंसेप्ट है जो कंटेंट मार्केट होता है, कंटेंट मार्केटिंग करते हैं। तो काफी सारी चीजें हैं जो इन्वॉल्व हुई है। तो मुझे लगता है काफी डिफरेंस है पहले और आज की डेट में। तो इट्स अ गुड थिंग जो डिजिटल मार्केटिंग आया हुआ है मार्केट में, तो काफी इम्प्रूवमेंट हुआ। इंटरेस्टिंग। मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन करना चाहूंगा प्रशांत भैया कि रियल एस्टेट एक बहुत ही लीवरेजिंग इंडस्ट्री है मनी वाइज, कि कम टाइम में एक हाई लीवरेजिंग मनी वाइज किया जाता है। तो आज बहुत सारे व्यूअर्स में हमारे ऐसे लोग हैं जो रियल एस्टेट करना चाहते हैं, रियल एस्टेट के अंदर एक्सपीरियंस करके पैसा बनाना चाहते हैं। तो वो कैसे एंटर करे और कैसे, मतलब उसकी शुरुआत होनी चाहिए रियल एस्टेट के अंदर? रियल एस्टेट के अंदर तो सबसे पहले मुझे लगता है कि काफी पहले हम लोग ऐसा सोचते थे कि रियल एस्टेट तो कुछ नहीं है, मतलब कोई आता है, क्लाइंट आता है, उसको हमें समझाना है और बेचना है। तो ये काफी ऐसा लोगों को लगता है कि ये समझाना है, बेचना है, पैसे कमाना है और पैसा बहुत सारा है। ये आई डू एग्री विथ यू कि हाँ, पैसा बहुत सारा है रियल एस्टेट में। लेकिन आज की जो कंडीशन है, आज के कंडीशन में काफी मार्केट टफ हो गया है। काफी सारे गवर्नमेंट के नॉर्म्स आ गए हैं जिसको हमें देख के बिजनेस करना है। आज मैं अगर मान लो एक एजेंट भी बन जाता हूँ रियल एस्टेट के मार्केट में, तो आपको एक एजेंट की, जैसे रेरा हो गया, रेरा की हमें एग्जाम देने पड़ता है, एग्जाम पास होना पड़ता है। उसकी काफी कॉम्पिटिटिव चैलेंजेस ये रहते हैं, क्वेश्चनरी रहती है, उसकी एग्जाम रहती है, वो मुझे पास करना है। तो ये सारी चीजें पास होने के बाद ही आपको रेरा अप्रूवल मिलता है कि यस यू कैन बिकम एजेंट। तो अगर एजेंट के लिए इतने नॉर्म्स है, तो एजेंट के साथ साथ हमें प्रॉपर्टी बेचने के लिए भी अभी नॉर्म्स काफी सारे हैं। जैसे अगर मान लो मैं अगर नागपुर में बिजनेस करता हूँ, तो नागपुर में NMRDA मतलब नागपुर मेट्रो रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये ऐसी अथॉरिटी है जो हमें सिखाती है कि कैसे बिजनेस किया जाता है और कैसे हमें खुद को डेवलप किया ना। तो ये कितना बिजनेस
वाइज अगर मैं देख, इजी बिजनेस है, लेकिन अगर आपको नॉलेज है तो आप बहुत अच्छे से बिजनेस कर सकते हो और बहुत अच्छा पैसा कमा सकते यस एग्जैक्टली। मैंने कहीं लाइन सुनी हुई थी कि कोई काम इजी तब हो जाता है जब आप एक सिस्टम बना लेते हैं, और सिस्टम बना के उसे इजी किया जा सकता है। Yes. बिल्कुल सही बात है, इजी है। और अगर हम सिस्टम बना के, प्रोसेस बना के अगर काम करें तो डेफिनेटली कोई भी काम इजी बन सकता है हमारी लाइफ में। यस, और सिस्टम जो है, सिस्टम बनाना मतलब जैसे सीआरएम हो गया, काफी काफी मतलब अगर IDR हो गया। बिजनेस की बात करूं, या अगर मैं बिजनेस की बात करूं तो अगर मैं सीआरएम लगाता हूं, मैं अपने चैनल पार्टनर्स को अच्छे से मैनेज कर सकता हूं, या फिर आपकी मदद से मैं एक ऐप बना सकता हूं जिसमें मैं चैनल पार्टनर्स को काफी अच्छे तरह से कैटर कर सकूं, क्लाइंट को अच्छे से कैटर कर सकूं, स्टाफ को अच्छे से कैटर कर सकूं। तो ये सारी चीजें हमें डिजिटल मार्केटिंग से मिलती है। जो 10 साल पहले मैं जो प्रॉब्लम फेस कर रहा था, वो प्रॉब्लम आज की डेट में नहीं है, क्योंकि वो धीरे धीरे डिजिटल मार्केटिंग अपना स्ट्रीमलाइन कर रहा है बिजनेस को। तो डिजिटल मार्केटिंग का काफी अच्छा रोल है बिजनेस में, रियल एस्टेट, स्पेशली रियल एस्टेट मार्केट में। एग्जैक्टली। जो हमारे 19 डिकेड वाले लोग हैं और वो रियल्टर्स हैं, तो उनको डिजिटल मार्केटिंग समझाना एक काफी टफ और काफी चैलेंजिंग बन जाता है, क्योंकि उनको डिजिटल मार्केटिंग एक ये लगता है कि जैसे 99 एकर्स और जो दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां से लीड जनरेशन होती है रियल एस्टेट कंपनीज है, तो वहां एक हम पैसा देते हैं और पैसा देने के बाद हमें रिटर्न में लीड्स मिल जाती है। सेम वो कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट करते हैं डिजिटल मार्केटिंग से कि उन्होंने यहाँ पे पैसा डाला और उनको आउटपुट मिला और फिर उनका काम हो गया। और फिर उनके साथ ये भी होता है, कुछ टाइम उन्होंने कंटिन्यू किया और कुछ टाइम के बाद वो मार्केटिंग स्टॉप कर देते हैं या फिर डिसकंटिन्यू हो जाता है वहां से। तो इसके ऊपर वो 19 डिकेड वाले जो लोग हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे, और क्या थॉट प्रोसेस होनी चाहिए डिजिटल मार्केटिंग करते वक्त? देखिए, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो है, मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि मैंने काफी अच्छे जगह पे मार्केटिंग की हुई है। मैंने रियल एस्टेट बिजनेस के लिए, लीड जनरेशन के लिए, जैसे कि आपने बोला 99 एकड़ हो गया, housing.com हो गया, आजकल और काफी सारे वेब आ रहे हैं जिसमें आजकल मार्केटिंग हो रही है, लीड जनरेशन का हो रहा है। काफी सारे पैसे हम लोग डाल देते हैं उसमें, लेकिन लीड उस तरह से उस क्वालिटी की हमें मिलती नहीं है। तो मैं चाहता हूँ अदर देन दैट कि हम लोग डिजिटल मार्केटिंग भी करें। डिजिटल मार्केटिंग का भी काफी अच्छा एक्सपीरियंस है, मुझे काफी अच्छा अनुभव आया है। लास्ट 5 साल से मैं डिजिटल मार्केटिंग कर रहा हूँ। तो डिजिटल मार्केटिंग ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको लीड जनरेशन भी करवाता है, जो आपके लिए काफी क्वालिटी वाली लीड देती है। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभी क्या होता है ना कि हमें लगता है कि भाई मैंने इतने पैसे डाल दिए हैं, उसके बाद भी मुझे क्वालिटी ऑफ लीड्स नहीं आ रही है। तो क्वालिटी ऑफ लीड्स नहीं आ रही तो हम लोग उसको सडनली ऑल ऑफ सडन स्टॉप कर देते हैं। मान लो मैंने 1 महीना चलाया, 2 महीना चलाया, तो भाई मुझे क्वालिटी ऑफ लीड्स तो नहीं मिल रही है डिजिटल मार्केटिंग, तो ये तो वेस्ट है डिजिटल मार्केटिंग, मुझे नहीं करना। लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये बोलता है कि आप कंसिस्टेंस रहो, थोड़ा वो उसमें, मतलब 1 महीना नहीं, 2 महीना नहीं, उसको कंसिस्टेंटली चलाओ आप, डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा, क्वालिटी ऑफ लीड मिलेगी। मुझे डिजिटल मार्केटिंग का इतना ज्यादा ना भी एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन जितना मुझे मालूम है उतना उसको सेटल होने के लिए, वो एड को जो हम रन करते हैं उसको सेटल होने के लिए भी उसका थोड़ा रिटेंशन टाइम हमें देना पड़ता है, जो कि उतने में हम लोग ये हो जाते हैं कि नहीं नहीं इसमें नहीं आ रहा है, मैं अभी इतने ज्यादा पैसे नहीं डाल सकता हूँ। तो मैं व्यूअर्स को ये बोलना चाहता हूँ कि थोड़ा पेशेंस रखें, थोड़ा रिटेंशन टाइम दे डिजिटल मार्केटिंग को, डेफिनेटली आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा और अच्छी क्वालिटी ऑफ लीड्स मिलेगी, और आप अपना आपका बिजनेस डेफिनेटली डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल। एक और मेरा क्वेश्चन इसके अंदर यही है कि 99 एकर्स का हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, तो 99 एकर्स, मैजिक ब्रिक्स और हमारा नो ब्रोकर्स, ऐसे काफी रियल एस्टेट पोर्टल्स हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं जहां से हम लीड जनरेशन करते हैं, या फिर कोई और भी एक बिजनेस है जहां पे डिफरेंट उनके ही एक प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं, लाइक फॉर ट्रैवल एजेंट्स या फिर कोई और भी हम ले सकते हैं। तो उनके अलग प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं। तो एक अगर कोई ब्रांड है, एक कोई कंपनी है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, तो उन्हें क्या करना चाहिए कि उन पोर्टल्स का यूज करना चाहिए? क्या खुद अपने एक इंडिविजुअल
उन्हें अपनी डिजिटल मार्केटिंग कराना चाहिए? क्या एक आपको लगता है, या फिर आप क्या डिफरेंसेस देखते हैं? जैसे आपने इन पोर्टल्स को ऑब्वियसली यूज किया होगा 99 एकर्स, तो मैंने काफी चैनल पार्टनर्स के थ्रू सुना हुआ है कि दे आर इन द मोड ऑफ सैचुरेशन पीरियड राइट नाउ, क्योंकि उनका मॉडल एक जो है वो, मतलब आप देख रहे हो कि काफी चैनल पार्टनर्स, काफी ब्रोकर्स के बीच में बन चुका है और वो एक ही लीड काफी रिपीटेड लोगों के पास में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। तो उससे काफी इम्पैक्ट पड़ता है क्लाइंट्स के ऊपर की रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, उससे कन्वर्जन नहीं हो रहा है, और एक ट्रस्ट जो होता है इन सारे प्लेटफॉर्म्स पर वो काफी ब्रेक होना शुरू हो जाता है। तो उसका आप एक बारी बताएं कि क्या आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है? जैसे 5 लोग, मैं एक इंडस्ट्री चला रहा हूँ, तो काफी सारे लोग हैं यहाँ पे, चैनल पार्टनर्स भी है, जो डेवलपर्स भी है, बिल्डर्स भी है। तो ये सारे लोग जो हैं, काफी सारे एड चला रहे हैं। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये जो पूरे डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू जो जा रहा है, तो कहीं ना कहीं काफी सारे क्लैशेस हो रहे हैं। एक ही पे सारे डेवलपर को, बिल्डर को, या फिर चैनल पार्टनर्स को, बिजनेस पार्टनर्स को, ये सबको जा रही है इसमें, श्योरली ये हो रहा है। लेकिन अगर मेरे हिसाब से आप अगर काफी सारे प्लेटफॉर्म पे, जैसे 99 एक्कर हो गया है, खुद का डिजिटल मार्केटिंग हो गया है, या फिर थर्ड पार्टी डिजिटल मार्केटिंग हो गया है, ये सारे प्लेटफॉर्म पे आप रहेंगे तो डेफिनेटली आपको अच्छी क्वालिटी ऑफ लीड्स मिलेगी। अगर आप एक ही प्लेटफॉर्म को लेके चलते हो तो शायद आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा कि उस क्वालिटी की लीड। तो मैं चाहता हूँ कि जितने भी व्यूअर्स है और जितने भी बिजनेस करने वाले रियल एस्टेट में है, तो वो मैं उनको यही सजेशन दूंगा कि आप हर एक प्लेटफॉर्म पे अपना एग्जिस्टेंस बनाए रखें और पेशेंट। एग्जैक्टली। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन प्रशांत भैया ये है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। फॉर एग्जांपल आप नागपुर में बैठे हुए हैं, रियल एस्टेट वहां का मार्केट संभाल रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि आप दुबई का मार्केट भी कैटर कर पाओ, दुबई में भी कुछ प्रॉपर्टीज बेच पाओ, और आप डिफरेंट पार्ट ऑफ लाइक इंडियाज में भी आप बिजनेस कर पाओ और आउट ऑफ इंडिया में भी कर पाओ। तो क्या ये पॉसिबल है एक जगह बैठ के दूसरे जगह पे बिजनेस करना? 100% पॉसिबल, 100% पॉसिबल है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि काफी सारे दुबई की भी एजेंसीज है जिनको आप टाई अप कर सके हो और यहाँ बैठे दुबई में भी प्रॉपर्टी को बेच सकते हो। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप नहीं बेच सकते हो। जहां जहां पे भी मार्केट ओपन है रियल एस्टेट का, वहां वहां सेल कर सकते हो। बीइंग इन नागपुर में बैठ के भी हम लोग कर सकते हैं। ग्रेट ग्रेट। और आप नागपुर में काफी टाइम से मार्केटिंग कर रहे हैं, वहां पर रियल एस्टेट क्लाइंट से मुलाकात कर रहे हैं, तो आपने दूसरे, मतलब जैसे आप दुबई में भी काफी टाइम रहे हैं और आपने डिफरेंट पार्ट ऑफ सिटीज को भी मे बी आपने एक्सप्लोर किया और रियल एस्टेट में, तो नागपुर का मार्केट और दूसरे सिटीज या फिर आउट ऑफ इंडिया का मार्केट में आप क्या डिफरेंस देखते हैं? नागपुर का मार्केट थोड़ा सा डिफरेंट है। Whereas अगर मैं कंपेयर करूँ मुंबई पुणे, सिंस वी आर इन द महाराष्ट्र रीजन, आई कैन कंपेयर इन महाराष्ट्र रीजन इटसेल्फ। अगर मैं मुंबई पुणे की बात करूँ तो मुंबई और पुणे में डिफरेंट कल्चर है रियल एस्टेट में। जैसे कि मान लो मुंबई और पुणे में फ्लैट्स का ज्यादा ये रहता है, वहाँ इंडिविजुअल हाउसेस काफी कम है। वेराज नागपुर का कल्चर एंटायरली डिफरेंट है। नागपुर में लोग आज भी फ्लैट में प्रेफर नहीं करते हैं, फ्लैट का सेलिंग काफी कम होता है। यहाँ पे लेआउट डेवलपर इसीलिए ज्यादा है कि यहाँ पे अभी आज भी इंडिविजुअल प्लॉट ही सेल होते हैं। रेफरेंसेस काफी यूज होते हैं यहाँ पे। जैसे मुंबई और पुणे में अगर आप देखेंगे तो काफी लेवल पे, मैं नॉर्मली जाते रहता हूँ मुंबई पुणे में, अपने काफी बिजनेसेस हैं वहाँ पे भी, तो वहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग का काफी अच्छा रिसोर्सेज है इंस्टेड ऑफ रेफरेंसेस। वो मार्केट और ये मार्केट अगर मैं कंपेयर करूँ तो वहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग ज्यादा चलता है, यहाँ पे नागपुर में रेफरेंसेस ज्यादा चलते हैं। तो डिफरेंसेस तो है। ओके ग्रेट। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन प्रशांत भैया ये है कि रियल एस्टेट कंसल्टेंट की इम्पोर्टेंस आज भी लोगों को समझ में नहीं आई है, एंड यूजर्स को या फिर इन्वेस्टर्स को भी हम कह सकते हैं। चलो इन्वेस्टर्स को तो काफी इंपॉर्टेंस पता है कंसल्टेंट की,
बट एंड यूजर ज्यादातर बिल्डर या फिर डेवलपर से डायरेक्ट प्रॉपर्टी लेने के लिए भागता है, क्योंकि आज काफी ब्रोकर्स ने कमीशन और इसको ओपन करके ना क्लोज कर दिया है कि हम आपको डिस्काउंट दे देंगे XYZ जो भी रहा हो। तो उसकी वजह से क्या है कि जो एक एंड यूजर है अब वो काफी स्मार्ट हो गया और वो एक कंसल्टेंट को उतनी वैल्यू नहीं देता और उतनी इंपॉर्टेंस नहीं समझता है। तो वो डायरेक्ट बिल्डर या फिर डेवलपर के पास जाके कोशिश करता है कि मैं प्रॉपर्टी ले लूं जिससे कि मेरा कमीशन बच जाए जो मेरे को एक कंसल्टेंट को देना है रियल एस्टेट। तो एक रियल एस्टेट कंसल्टेंट की कितनी इंपॉर्टेंस है एंड यूजर्स के लिए और इन्वेस्टर्स के लिए, प्लीज ये आप बताइए हमारे व्यूअर्स को। काफी अच्छा सवाल है ये। ये जो प्रॉब्लम है आज भी रियल एस्टेट में काफी मतलब फेस कर रहे हैं हम लोग ये इशू। आजकल एंड यूजर काफी स्मार्ट हो गया है। जो भी और होना भी चाहिए, स्मार्ट होना चाहिए, क्योंकि उसको मालूम है कि कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे प्रॉपर्टी है क्या है। उनका सर्चेस कुछ ज्यादा रहता है कंपैरेटिवली अपना। लेकिन अगर हम लोग उसको कन्विंस करें और बताए कि हमें जो आपको जो प्रॉपर्टी मिल रही है वो सेम रेट में डेवलपर से मिल रही है, सेम रेट में हमें हमारे पास से भी मिल रही है, और हम अपना एजुकेटेड उनको करें तो शायद अपने अपने पास बिजनेस आ सकता है। तो उसके लिए हमें पूरी प्रॉपर्टी को अच्छे से समझना है, प्रॉपर्टी का अच्छे से नॉलेज लेना है, रेरा का अच्छे से नॉलेज लेना है, हर चीज को सिटी का अगर हमें नॉलेज लेना है, हर चीज को अगर हम लोग अच्छे से पढ़ाई करें और काफी अच्छा नॉलेज गेन करें तो ये नॉलेज के बलबूते पे हम लोग एंड यूजर को मतलब क्लाइंट को अच्छे से कन्विंस कर सकते हैं। कंसल्टेंट की क्यों नीड है? मतलब एंड यूजर भागता रहता है हमेशा बिल्डर डेवलपर के पास, तो उसको आप क्या मैसेज देना चाहोगे एंड यूजर को जो इस वीडियो को देख रहा है या फिर देखेगा कि उसको कंसल्टेंट से ही क्यों प्रॉपर्टी लेनी चाहिए? कंसल्टेंटी एक ऐसा है जो डेवलपर और क्लाइंट के बीच का जो बैरियर है वो कंसल्टेंट ही है। यू कैन से शॉक एब्जॉर्बर। अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो ये कंसल्टेंट के पास ही आके अपनी क्वेरी को सॉल्व कर सकता है। और मुझे लगता है डेवलपर तो काफी बिजी रहते हैं, दे आर लैंड बैंकर्स, दे हैव द प्लेंटी ऑफ प्लॉट्स है उनके पास बेचने के लिए, तो उनके पास शायद टाइम नहीं रहता होगा। लेकिन हमारे पास आपके लिए काफी अच्छा मतलब नॉलेज भी है, टाइम भी है, तो काफी अच्छे हम लोग आपको कैटर कर सकते हैं। आप आइए हमारे पास और जितना भी आपको चाहिए नॉलेज हो या क्लियर टाइटल प्रॉपर्टी हो हम लोग आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। एक्चुअली बिल्कुल एक कंसल्टेंट की नीड मेरे को लगता है कि हर किसी फील्ड में होना चाहिए, और कोई भी पर्सन है उसे कंसल्टेंट से राय लेना और उसको बीच में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत उतार चढ़ाव जब आता है किसी भी काम में तो एक कंसल्टेंट ही होता है जो आपकी मदद करता है। एक सभी कंसल्टेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि रियल एस्टेट कंसल्टेंट सभी प्रकार के होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं कुछ बुरे होते हैं, और हर इंडस्ट्री के अंदर है कि हर पुलिस वाला अच्छा नहीं है, हर डॉक्टर अच्छा नहीं है, हर लॉयर अच्छा नहीं है। आज भी रेरा ने क्यों हमारे लिए एग्जाम रखी हुई है ताकि जो भी प्रॉब्लम आज एंड यूजर फेस कर रहा है वो फेस नहीं होना चाहिए। काफी सारी चीजें हैं जो मान लो एंड यूजर के साथ चीटिंग हो रही है, या फिर उसको प्लॉट बोला गया है ये प्लॉट है और वो प्लॉट नहीं मिल रहा है, या फिर मान लो कि उसकी टाइटल क्लियर नहीं है। काफी सारे चीटिंग के जो प्रॉब्लम्स थे वो प्रॉब्लम्स आज मीडिएटर मतलब जो अपने एजेंट है वो आपके प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, क्योंकि रेरा ने वैसी गाइडलाइन दी है। मैं एंड यूजर को यही बात बोलना चाहूंगा कि आप जिस एजेंट के पास जाते हो उसका आप रेरा नंबर चेक कीजिए, वो रेरा रजिस्टर्ड है कि नहीं वो चेक कीजिए, और उसके पास से ही आप प्रॉपर्टी लीजिए ताकि वो जेन्युइन आपको देगा और जेन्युइनली वो आपके लिए काम करे। एग्जैक्टली बिल्कुल सही बात है कि रेरा एक बहुत लीगली गवर्नमेंट ने ऑप्शन रखा है कि आप किसी भी कंसल्टेंट को काफी सिलेक्टिव वे में चूज कर सकते हो। तो मेरे को लगता है कि रेरा अप्रूव्ड आपको कंसल्टेंट को चूज करना चाहिए, और उसमें भी आपको वो चूज करना चाहिए जिसका पोर्टफोलियो, जिसका टेस्टिमोनियल्स आप देख पा रहे हो, और डिजिटली ये सारा कुछ अवेलेबल होता है हमें टेस्ट करने के लिए। तो ऑब्वियसली एक रेरा के अच्छा अगर
अगर आप रेरा की वेबसाइट पे जाओगे तो आपको काफी सारे एजेंट मिलेंगे जो रजिस्टर्ड है। आप देखिए कि आपके सिटी में कौन सा रियल एस्टेट एजेंट है, आप इससे ही कांटेक्ट कीजिए। एग्जैक्टली बिल्कुल। एक और मेरा क्वेश्चन प्रशांत भैया है, क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं क्योंकि आपसे बात करने में इतना मजा आ रहा है और ऐसे ऐसे हम टॉपिक्स को धीरे धीरे टच करते चले जा रहे हैं। तो अभी तो ये हमारा ऐसा ऑनलाइन पॉडकास्ट है, बट डेफिनेटली मैं नागपुर आके या फिर जब भी आपका गुड़गांव आना होगा हम अरेंज करेंगे मिलकर, एक जो भी हमारे क्वेश्चंस बचे हुए हैं या फिर हमारी ऑडियंस के कमेंट्स आएंगे, जो भी उनके क्वेश्चंस होंगे और हमारे और भी जो बातचीत होगी उसको एक हम अच्छे कंफर्टेबल वे में डिस्कस करें आपके साथ में। श्योर। अभी थोड़ा सा टाइम का मतलब है, प्रॉब्लम है, तो शायद हम लोग आइदर आप नागपुर में आइए या फिर मैं गुड़गांव में आऊंगा, तो डेफिनेटली हम लोग बात करेंगे इस बारे में। डेफिनेटली। एक मेरा जाते जाते क्वेश्चन भैया है आपसे कि डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में भी कॉम्पिटिटिव फेस है, तो उसमें एक राइट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को कैसे चूज करें और क्या आप देखते हैं, मतलब किसी भी पर्सन के अंदर या फिर किसी भी पर्सन को केटर करने के लिए या फिर आउटसोर्स करने के लिए अपने काम को? एक्चुअली मैं लास्ट 5 साल से काफी जगह पे घुमा हूँ और जो डिजिटल मार्केटिंग काफी सारे कमिटमेंट्स करते हैं लेकिन उसमें फुलफिल नहीं होता है। लेकिन मैं चाहूंगा कि एक ग्रोथ बिलीवर है जिसपे आप आंख बंद करके ऐसा कर सकते हो, और जिन्होंने हमने पेमेंट भी नहीं किया है लेकिन फिर भी वो काम करते हैं हमारे लिए, तो मुझे लगता है और अच्छा काम कर रहे हैं ग्रोथ बिलीवर, तो मुझे लगता है शायद आप ग्रोथ बिलीवर को डेफिनेटली एक मौका दे सकते हो। बिल्कुल। तो डेफिनेटली मेरे को जो फील होता है किसी भी, मतलब चाहे आप रियल एस्टेट के अंदर हो, चाहे आप डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, किसी भी इंडस्ट्री के अंदर हो, आपको उस कंपनी को चूज करने से पहले जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो उसको चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एक जो फाउंडर है, एक जो इंसान है जो उस कंपनी को रन कर रहा है या फिर जो उस ऑर्गेनाइजेशन को रन कर रहा है, उससे ही समझ में आ जाता है कि वो कंपनी का फ्यूचर क्या देखता है या फिर वो सर्विसेज आपको कैसी देगा, उसकी इंटेंशन क्या है एक आपको सर्विस देने के लिए। तो मेरे को लगता है कि इंटेंशन बहुत जरूरी है आप जो भी काम कर रहे हो, अगर आपकी इंटेंशन बहुत अच्छी है, आप ऑनेस्टी के साथ अगर आप सर्विस देना चाह रहे हो, लाइक मोदी जी हैं या फिर किसी भी हम एक बड़े आइकन के बारे में बात करें, तो आज वो इंटेंट उनका दिखता है जो दे रहे हैं सर्विस मार्केट के अंदर या फिर पूरे नेशन के अंदर। तो इंटेंट होना मेरे को लगता है बहुत होना जरूरी है, सही, जिससे कि आपका जो कस्टमर है या फिर जो आपका एक क्लाइंट है उसको वो आपको चूज कर पाए, वो आपको सिलेक्ट कर पाए और वो आपको मौका दे पाए आपके साथ में काम करने के लिए। तो डेफिनेटली तो मेरे को लगता है कि हम आगे भी बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे प्रशांत भैया के साथ, एंड हम और भी रियल एस्टेट के बारे में जानेंगे कि कोई अगर नया पर्सन है जो रियल एस्टेट के अंदर एंटर करना चाहता है, जिसके पास जीरो फंड्स है, तो वो कैसे रियल एस्टेट जर्नी शुरू करे। और भी हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। मैं चाहता हूँ आपकी कोई भी अगर क्वेश्चन इस पॉडकास्ट में अगर आप प्रशांत भैया से पूछना चाहते हो और कुछ भी आपको पॉइंट जो प्रशांत भैया की बात अच्छी लगी हो, तो डेफिनेटली उसको कमेंट में जरूर पूछें, जरूर मेंशन करें कि दिस इज द पॉइंट जो आपको बहुत अच्छी लगी हो और दिस इज द क्वेश्चन दैट यू वांट इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट जो आप क्लियर करना चाहते हो। तो डेफिनेटली हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में क्लियर करेंगे वो सारी चीजें। आपका प्यार, आपका स्नेह हम लोगों को काफी मोटिवेट करता है, काफी इंस्पायर करता है। हम ऐसे पॉडकास्ट आगे करते रहेंगे और डेफिनेटली अच्छे जो लोग हैं प्रशांत भैया जैसे, उनको हम अपने पॉडकास्ट में लेकर आते रहेंगे, जिससे कि आप लर्न कर पाओ, जिससे कि आप चूज कर पाओ कि क्या इंडस्ट्री में चल रहा है, क्या इंडस्ट्री में चूज करना चाहिए, किस डिजिटल मार्केटर्स के साथ में काम करना चाहिए, और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं वो क्लियर होंगे। तो थैंक यू सो मच प्रशांत भैया अपना टाइम देने के लिए। बहुत बिजी स्केड्यूल से मुझे पता है आपने टाइम निकाल कर दिया है एंड इट्स लाइक ऑनर फॉर अस। तो हम नेक्स्ट पॉडकास्ट पे जल्दी एक मुलाकात करेंगे टाइम निकाल कर, आपका टाइम लेकर, और उसके अंदर डिस्कस करेंगे बहुत सारी बातें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।